Hello students, welcome to my YouTube channel and Latin Path. I'm your host Meghraj and आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th बिजनेस स्टडीज का जो सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें जो एक टॉपिक है टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ये दोनों ही चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Now let's have a short introduction of F.W. Taylor. So who was F.W. Taylor? His full name was Frederick Winslow Taylor and he was born in USA in 1856 and he was also popularly known as the father of scientific management and he gave 4 scientific principles and 7 techniques. So यहाँ पर जो टेलर है इनने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसको डिफाइन भी किया है। तो वो डेफिनेशन क्या है? सो अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। यानी कि मैन मतलब आपके जो एम्प्लॉयज है, कंपनी में जो एम्प्लॉयज है, आप क्या चाहते हो कि एग्जैक्टली वो क्या करें एंड सीइंग दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और वो जो एम्प्लॉयज हैं वो बेस्ट तरीके से कोई भी काम को करे और चीपेस्ट यानी कि सस्ते से सस्ता। अगर मैं बेस्ट एंड चीपेस्ट वे को एक और वर्ड दे सकता हूं, उस टर्म का नाम है एफिशिएंसी। ठीक है, आपने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा एफिशिएंसी का मतलब। एफिशिएंसी मतलब भी यही होता है कि मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां पे ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था F.W. टेलर के बारे में। So now first scientific principle is science, not rule of thumb. Alright, so what does science here mean? So science means scientific approach based on cause and effect. तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। साइंटिफिक अप्रोच मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन अगर कंपनी में लिया जा रहा है, कोई भी चेंज किया जा रहा है, कंपनी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी अगर हो रहा है उसमें, तो उसके पीछे एक कॉज एंड इफेक्ट यानी कि रीजन होना चाहिए। आप किसी दूसरे को एक्सप्लेन कर सको कि इस वजह से हमने ये चेंज किया, उसको पूरा आप लॉजिक बता सको। एंड रूल ऑफ थंब मतलब क्या होता है? रूल ऑफ थंब मींस कि डिक्टेटरशिप ऑफ अ मैनेजर। डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर मींस दैट मैनेजर इज मेकिंग चेंजेस और टेकिंग डिसीजन ऑन हिज इंट्यूशन और ऑन हिज विलिंगनेस। दैट मींस कि जो मैनेजर है वो उसकी मर्जी है, अगर उसे लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो वो कंपनी में चेंजेस कर दे रहा है, या उसको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो वो कर दे रहा है। तो दिस इज रॉन्ग। यहां पर टेलर ने यही बोला है कि कंपनी में कुछ भी हो तो वहां पर एक साइंटिफिक अप्रोच लगनी चाहिए, ना कि मैनेजर का मन किया तो वो चीज हो जाए। तो इसीलिए बोला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच लगनी चाहिए। Now let us take an example. You would have noticed that in your school the school timing is different in summers and school timing is different in winters. So have you ever thought what is the reason behind it? तो यहां पर मैनेजमेंट स्कूल टाइमिंग चेंज कर देता है समर्स एंड विंटर्स में। इनफैक्ट समर्स में जो पीरियड जो होते हैं हमारे वो 30 मिनट्स अराउंड होते हैं एंड विंटर्स में ये बढ़कर 40 टू 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? मैनेजमेंट ये चेंजेस करता है लेकिन क्या वो रूल ऑफ थंब लगाता है? रूल ऑफ थंब मींस कि वो मैनेजमेंट को लगता है कि ये टाइमिंग होनी चाहिए और उसे लगता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नहीं। इसके पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच है। तो वही साइंटिफिक अप्रोच हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या अप्रोच है, हम वो बात करते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं, समर्स में टाइमिंग कम है, टाइमिंग हमारा जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है, और विंटर्स में जो टाइमिंग है स्कूल की वो थोड़ी सी लेट है। तो रीजन क्या है? इसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच ये लगी है कि इन यू वुड हैव नोटिस दैट इन विंटर्स सन राइजेस वेरी लेट and in summer sunrise very early. So in that's why in summer school starts early in the morning, but in winters there is a dark in the morning up to 7 o'clock.
So school starts around 8 and somewhere it starts at 9 o'clock. So this is the scientific approach behind it. एंड अगर वही मैं बात करूं कि टाइम जो पीरियड आपका है वो समर्स में छोटा होता है, विंटर्स में बड़ा होता है एक पीरियड, तो ऐसा क्यों? इसके पीछे का साइंटिफिक अप्रोच ये लगी है कि हमारा जो विंटर्स होता है उसके जस्ट बाद हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट चाहता है कि बच्चों को ज्यादा टाइम मिले पर पीरियड पढ़ने का, एंड जो स्कूल के टीचर्स ने अपने सिलेबस खत्म नहीं किया है वो सिलेबस भी पूरा हो जाए, इसलिए वो हमारा स्टडी टाइम बढ़ाने के लिए विंटर्स में पर पीरियड क्लासेस को एक्सटेंड कर देता है 5 to 10 मिनट्स. तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट. तो यहां पर एक साइंटिफिक अप्रोच लगी है. नाउ लेट्स हैव अ क्विक read on science not rule of thumb. So according to this principle, Taylor insists on each job performed in the organization should be based on scientific approach and not on intuition, experience and hit and miss method. Hit and miss method मतलब तुक्का. There must be a thinking before doing, which is not in case of rule of thumb. Rule of thumb means dictatorship of manager, whereas scientific decisions are based on cause and effect. According to Taylor, even a small production activity can be scientifically planned and managed. यानी कि छोटी से छोटी चीज में भी साइंटिफिक अप्रोच लगनी चाहिए. So, second scientific principle is harmony, not discord. So, what does the word harmony means? So, harmony means state of peaceful existence together. देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक वर्कर ग्रुप, एक मैनेजमेंट ग्रुप. सो ये जो वर्कर और मैनेजमेंट का ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप के बीच में क्या होना चाहिए? एक पीसफुल एग्जिस्टेंस होना चाहिए और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए. तो व्हाट डज डिस्कॉर्ड मीन? डिस्कॉर्ड मीन्स कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग ईच अदर. तो यहां पर टेलर का ये प्रिंसिपल यही कहता है कि वर्कर और मैनेजमेंट ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, उनके बीच में एक पीसफुल एग्जिस्टेंस होना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इन स्कूल्स स्टूडेंट्स गेट द होमवर्क फ्रॉम द टीचर्स, बट students always feel that they are overburdened with the homework, because students get the homework from all the teachers in all the subjects, but on the contrary teachers think that the homework they have given is not much, or I would say they think it's a normal, students can easily do it, there is no overburden on the students. So there is different attitude of both the parties. Students think that they are overburdened with the homework, whereas teachers do not think so. They think it's a normal. So Taylor insists on to change the attitude of both the parties for each other, so that कि हम यहाँ पर togetherness ला पाए, वो दोनों पार्टीज टीचर स्टूडेंट एक दूसरे को समझें एंड यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज किया जाए एक तरीके से. तो टेलर यहाँ पर इसी चीज को कंपनी के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू हमें समझाता है. Now let's have a quick read of harmony, not discord. According to this principle, those who work together in an organization must work in harmony, that is with mutual give and take and proper understanding. Generally in every organization there are two groups, worker group and management group. Worker group always feel that they are underpaid and overburdened with work. तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर को भी ये लगता है कि वो ओवरबर्डन है वर्क से, एंड वो अंडरपेड यानी कि उसे कम सैलरी मिलती है. एंड मैनेजमेंट ऑलवेज फील दैट वर्कर आर गुड फॉर नथिंग एंड फॉलो स्लो पॉलिसी. एंड मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर अच्छे से काम नहीं करते हैं और बहुत ही स्लो काम करते हैं. This principle of Taylor insists that there is need for both the groups to change their attitude for each other. तो दोनों ग्रुप को एक दूसरे के लिए एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा. Taylor insists on mental revolution, which means complete change of attitude for each other. तो टेलर ने इंसिस्ट किया मेंटल रिवॉल्यूशन, जिसमें हम दोनों ही पार्टीज का एटीट्यूड एक दूसरे के लिए बदल देते हैं ताकि दोनों के बीच में टुगेदरनेस आ पाए, हार्मनी आ पाए. They must develop positive thinking for each other and work with harmony. तो यहां पर ये सब चीजें टेलर ने बताई है.
So third scientific principle of Taylor is cooperation, not individualism. Now, what does here word cooperation means? So cooperation means to work together for a particular purpose. तो यहाँ पर इन लेमैन लैंग्वेज भी से कि आपस में तालमेल होना। तो यहाँ जो मैनेजमेंट है और वर्कर है उसके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब होता है डूइंग थिंग्स इन योर ओन वे, यानी कि मैनेजमेंट किसी से कोई एडवाइस नहीं लेगा, वो खुद से जैसा उसे लगता है वो कर देगा, कोई एडवाइस नहीं लेगा, उसी को बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म। सो टेलर ने कहा कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट को अपने जो नीचे एम्प्लॉयज है उनसे पूछना चाहिए, उनसे एडवाइस भी लेनी चाहिए। और हार्मनी का ही एक्सटेंशन है कॉपरेशन। इसको मैं लास्ट में इसका डिफरेंस आपको बताऊंगा। अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल ये है कि स्कूल में टीचर्स, कई बार टीचर्स क्या करती हैं, वो आपको होमवर्क देती हैं थोड़ा, और फिर और होमवर्क देने से पहले वो आपसे पूछती हैं कि क्या आप होमवर्क में, क्या वो टीचर और होमवर्क दे दे। तो अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं मैम हम नहीं कर पाएंगे इतना, तो मैम नहीं देती है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स कह दे कि हाँ मैम हम कर लेंगे, तो मैम आपको दे देती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के अंदर से एक फीलिंग आती है कि उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैम ने हमसे पूछा होमवर्क ज्यादा देने से पहले। और इस पे फिर स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अब उन्हें बाकी किसी का होमवर्क करे ना करे, लेकिन उस टीचर का होमवर्क उन्हें करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, बिकॉज वो टीचर ने आपसे पहले पूछा कि आप करोगे कि नहीं करोगे, और आपने बोला कि हम कर लेंगे, तो उनने दे दिया। तो यहां पर यही है कॉपरेशन, कि पूछ के थोड़ा एडवाइस लेके काम किया जाए। Let's have a quick read of cooperation, not individual. First, this principle is an extension of harmony, not discord. Managers and workers must work in cooperation. They should realize that they need each other. Management should listen to the constructive suggestions made by employees, and they should be rewarded for their suggestions, which result in reduction of cost. यानी कि मैनेजमेंट को सजेशंस लेने चाहिए एम्प्लॉयज से, और अगर उनके सजेशन से मैनेजमेंट को या कंपनी को कोई फायदा पहुंचाए, तो उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए एम्प्लॉयज को उनके इतने अच्छे सजेशन के लिए। वर्कर्स शुड बी द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इफ एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन रिगार्डिंग वर्कर्स एंड वर्क। तो उन्हीं से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है तो उनसे पूछ लिया जाए। जैसे आपको ज्यादा होमवर्क देने से पहले आपकी टीचर ने आपसे पूछा, तो यही चीज। वर्कर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस सो दैट दे कैन ट्राई बेस्ट टू अचीव द सेट टारगेट। तो जैसे मैम ने आपको कॉन्फिडेंस में ले लिया आपसे पूछ के कि आपको ज्यादा होमवर्क और होमवर्क दिया जाए कि नहीं दिया जाए, तो आप फिर अपनी पूरी मेहनत से वो होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यही पॉइंट, यही बात लिखी हुई। तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना ये है कि हमारा जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है उसके और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है, बिकॉज यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है। तो हम कैसे वहां केस स्टडी को क्रैक कर पाएंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में बात होती है डिफरेंस इन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर ग्रुप फॉर ईच अदर। यानी कि यहाँ पर वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में जो एटीट्यूड है उसकी बात होती है, उसको कैसे सही किया जाए। लेकिन वहीं पर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर ग्रुप, यानी कि मैनेजमेंट को वर्कर ग्रुप को भी पार्टिसिपेट में लेते हुए, इन्वॉल्व करते हुए अपनी प्रोसीडिंग करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर मेन डिफरेंस है। बाकी आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, उसी से आप केस स्टडी को क्रैक कर पाएंगे। So now fourth and the last scientific principle of management that Taylor gave was development of worker to their greatest efficiency and prosperity. So what does here word efficiency mean? Efficiency means good use of time and energy, and we are using efficiency word on the context of workers, not company. And prosperity means state of being successful.
तो यहां पर मैं सिंपल आपको समझाने के लिए अगर मैं बोलूं कि दो कंपनीज हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन में सेम इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, सेम मशीन्स हो सकती हैं, सेम कैपिटल हो सकती है, सब कुछ सेम हो सकता है, बट कभी भी दो कंपनी का स्टाफ, एम्प्लॉयज, वर्कर ग्रुप ये कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है जिस कंपनी का स्टाफ, मैनेजमेंट, वर्कर ग्रुप ये सब जिसका जितना ज्यादा अच्छा होगा वो कंपनी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी। तो यहां पर टेलर ने इंसिस्ट किया कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, इनको बहुत ही अच्छे से हमें ट्रेन करना है, इनका सिलेक्शन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि हम बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयज, स्टाफ हम अपने कंपनी के लिए सेलेक्ट कर ले और उनको अच्छे से टाइम टू टाइम ट्रेनिंग वगैरह भी दी जानी चाहिए जिससे कि कंपनी बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम करे। So let's have a quick read. Industrial efficiency depends upon the efficiency of workers. Workers' efficiency depends upon proper training and their selection. तो वर्कर तभी efficiently काम कर पाएगा जब उसकी proper training हो और हम अच्छे worker select करें. Taylor insisted due care should be taken while selecting the employees, and after selecting they must given job according to their qualifications. Employees must be sent for training from time to time to upgrade their knowledge. This will ensure greatest efficiency and prosperity for both company and workers. तो इस तरीके से हमने अपने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय टेलर कंप्लीट कर लिए हैं। So thank you for watching this video. Please like and subscribe this channel, and the next video will be on the 7 scientific techniques of F.W. Taylor. So thank you for watching.